जिंदगी हमें कभी कभी ऐसे तूफानों से गुजारती है जहाँ हिम्मत ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कहानी एक ऐसे परिवार की जिन्होंने समुद्र के बीच मौत से लड़ी और जिंदगी जीत कर दिखा दी। यह कहानी ली गई है क्लास 11 की बुक हॉर्नविल के सेकंड चैप्टर से, जिसका नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यानी हम मरने से नहीं डरते अगर हम सब साथ हों। इसे लिखा है दो प्रसिद्ध लेखकों गार्डन कुक और एलन ईस्ट ने। ये दोनों लेखक दुनिया घूमने वाले सैलानी और अनुभवी नाविक थे। तो चलिए शुरू करते हैं। जुलाई 1976 की बात है। मैं, मेरी पत्नी मैरी, मेरा 6 साल का बेटा जोनाथन और 7 साल की बेटी सुजैन, हम चारों एक बड़े सपने को सच करने निकले थे। हमने इंग्लैंड के प्लाईमाउथ से अपनी नौका वेव वाकर पर सवार होकर समुद्र की अनजानी राह पकड़ ली थी। हमारा सपना था दुनिया का उस सफर को दोहराना जो लगभग 200 साल पहले मशहूर खोजकर्ता कैप्टन जेम्स कुक ने किया था। मैं एक 37 साल का व्यापारी था, लेकिन दिल से एक जज्बाती मुसाफिर। मेरी पत्नी मैरी और मैंने कई सालों से इस सपने को जिया था। पिछले 16 सालों से हम फुर्सत के पल में समुद्र से दोस्ती कर रहे थे। कभी लहरों से बातें करते, कभी नाव चलाने की तकनीक सीखते। ब्रिटिश समंदर हमारी पहली सीख जगह बन चुका था। अब वक्त था असली इम्तिहान का। हमारे सपनों की सबसे बड़ी यात्रा शुरू हो चुकी थी। हमारी प्यारी नाव का नाम था वेव वाकर। ये कोई आम नाव नहीं थी। 23 मीटर लंबी और 30 टन वजनी लकड़ी की बेहद खूबसूरत और मजबूत नाव। इसे बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से खास तौर पर तैयार किया गया था। हमने कई महीनों तक इसमें एक एक चीज खुद फिट की थी। हर पुर्जा, हर सामान खुद चुना था। इतना ही नहीं, हमने इसे हर तरह के मुश्किल मौसम में परखा भी था। तेज हवाएं, ऊंची लहरें, जैसे हम इसका टेस्ट ले रहे थे और ये हर बार पास हो रही थी। हमारी 3 साल की इस लंबी यात्रा की पहली कड़ी तो बड़ी शानदार भी थी। हम अफ्रीका के पश्चिमी तट से होते हुए केप टाउन तक आराम से पहुंच गए, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। अब हमें पूर्व दिशा की तरफ बढ़ना था, उस समुद्र में जिसे दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्रों में गिना जाता है, सदर्न इंडियन ओशन। इस कठिन सफर के लिए हमने 2 और साथी अपने साथ जोड़ लिए। अमेरिका से लैरी विजिल और स्विट्जरलैंड से हर्ब सिगलर। ये दोनों दिल से बहुत बहादुर थे और हमारे इस सपनों के सफर में बड़े ही भरोसेमंद साथी बनकर जुड़े। अब हमारी टीम तैयार थी, तूफानों से भिड़ने के लिए, लहरों को चीरने के लिए और सपनों को सच करने के लिए। केप टाउन से निकलने के दूसरे दिन से हमारा सामना तेज तूफानों से होने लगा। आने वाले कई हफ्तों तक समंदर की हवाएं हमारी नाव से जैसे टकराने का वादा कर चुकी थी। वैसे तो मुझे तूफानों से डर नहीं लगता था। मैंने इससे पहले भी कई बार ऐसे मौसम का सामना किया था, लेकिन इस बार डराने वाली बात थी लहरों की ऊंचाई। सोचिए, 15 मीटर ऊंची लहरें, हमारे नाव के मुख मस्तूल जितनी ऊंची। हर लहर जैसे हमें चुनौती दे रही थी, हिम्मत है तो पार करके दिखाओ। 25 दिसंबर को हम केप टाउन से करीब 3500 किलोमीटर पूरब की तरफ पहुंच चुके थे। मौसम भले ही कितना भी खराब क्यों न हो, लेकिन हमने हार नहीं मानी। हमने क्रिसमस का जश्न मनाया। हमारे पास एक छोटा सा क्रिसमस ट्री भी था। ये जश्न हमारी उम्मीद और हिम्मत का प्रतीक बन गया। नए साल की पहली सुबह भी मौसम में कोई राहत नहीं दिखाई। हम बस यही सोचकर तसल्ली दे रहे थे कि मौसम बदलेगा जरूर, अच्छा होगा, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही तय कर रखा था। 2 जनवरी की सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही हमारा सामना हुआ डरावने विशालकाय समुद्री तूफान से। लहरें पहाड़ जैसी ऊंची हो चुकी थी। हमने अपनी नाव पर सिर्फ एक छोटा सा स्टार्म जीप लगाई थी। इसके बावजूद हमारी नाव तेजी से आगे बढ़ रही थी, लगभग 8 नॉट्स, करीब 15 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन हमें अंदाजा नहीं था कि असली जंग तो अब शुरू होने वाली थी। हमारी नाव जब भी किसी ऊंची लहर की चोटी पर पहुंचती तो सामने दूर दूर तक सिर्फ गुस्साया हुआ समंदर दिखता, जैसे आसमान तक उठती लहरें हमारी ओर दौड़ी चली आ रही हों। हवा की तेज सीख और लहरों की पानी की बौछार कानों को चीर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा समुद्र हमें ललकार रहा हो। नाव की रफ्तार कम करने के लिए हमने स्टार्म जीप नीचे गिरा दिया और नाव के पिछले हिस्से में भारी रस्सियों को कसकर बांध दिया ताकि नाव को स्थिर रखा जा सके। हमने हर एक चीज को दुगनी रस्सियों से बांध दिया। लाइफ राफ्ट ड्रिल की प्रैक्टिस की, सेफ्टी लाइन खुद से जोड़ ली, तेल से बनी मोटी जैकेटें और लाइफ जैकेट पहन ली और फिर बस इंतजार करने लगे उस तूफान का जो हमारे बेहद करीब था। शाम के करीब 6 बजे पहली बार ऐसा लगा कि कुछ बहुत भयानक होने वाला है। अचानक सब कुछ शांत हो गया, हवा रुक गई, आसमान एकदम काला पड़ने लगा और फिर एक डरावनी आवाज तेज होती चली गई, एक अजीब सी गड़गड़ाहट। मैंने पीछे मुड़कर देखा और जो देखा उसे देखकर मेरे रूह कांप गई। पहले तो मुझे लगा कि विशाल बादल है, लेकिन फिर समझ में आया वो बादल नहीं था, वो थी अब तक की सबसे ऊंची और सबसे डरावनी लहर। एक ऐसी लहर जो एकदम खड़ी थी, जो बाकी सभी लहरों से लगभग 2 गुनी ऊंची थी और उसकी चोटी सफेद झागों से ऐसे फट रही थी जैसे समंदर अपना पूरा गुस्सा हम पर उतारने वाला हो। वो आवाज अब गरज में बदल चुकी थी, जैसे आसमान फटने वाला हो। हमारे नाव के पिछले हिस्से की ओर वो लहर खड़ी थी, सीधी, विशाल और डरावनी। एक पल के लिए मुझे लगा कि शायद हम इस लहर को पार कर लेंगे, शायद हमारी मेहनत रंग लाएगी। लेकिन तभी एक भयंकर धमाका हुआ। ऐसा लगा जैसे पूरी नाव हिल गई हो। हरी और सफेद झाग वाली पानी की एक विशाल धारा ने हमारी नाव को ढक लिया। मेरे सिर पर जोर से वार हुआ। मैं स्टीयरिंग व्हील से टकराया और फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं नाव से बाहर फेंका जा चुका हूँ। मैं गहरे पानी में डूबता जा रहा था।
मौत अब मुझसे बस कुछ पल की दूरी पर थी। मेरे अंदर एक अजीब सी शांति भर गई, जैसे सब कुछ खत्म हो चुका हो, जैसे मैंने हार मान ली थी। लेकिन तभी जैसे चमत्कार हो गया, मेरा सिर अचानक पानी से बाहर आ गया। मैंने नजर उठाकर देखा, मेरी वेव वाकर नाव पलटने ही वाली थी। उसके मस्तूल लगभग समंदर की सतह से लग गए थे। मौत मेरे सामने खड़ी थी और मैं अभी भी जिंदा था। तभी एक और विशाल लहर आई। उसने हमारी नाव वेव वाकर को झटके से सीधा कर दिया। मेरी सेफ्टी लाइन एकदम से खींच गई। मैंने किसी तरह नाव के किनारे लगे रेलिंग को पकड़ लिया और हवा में उछलता हुआ सीधा वेव वाकर के मेन बूम से जा टकराया। इसके बाद तो लहरें मुझे ऐसे उछाल रही थी जैसे मैं कोई कपड़े की गुड़िया हूँ, इधर से उधर बार बार। मेरी पसलियां टूट गईं, मुंह खून से भर गया और दांत टूट गए। लेकिन जैसे तैसे मैंने स्टीयरिंग व्हील को पकड़ ही लिया। मैंने नाव के पिछले हिस्सों को अगली लहर के लिए संभाला और कस कर टिक गया। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था। मुझे एहसास हो गया था कि नाव के नीचे पानी भर चुका है, लेकिन मैं व्हील छोड़कर नीचे जाकर देखने की हिम्मत नहीं कर सका। तभी अचानक नाव का आगे का हैच खुला। मेरी पत्नी मैरी चिल्लाते हुए बाहर आई। हम डूब रहे हैं। उसकी आवाज डर और घबराहट से कांप रही थी। डेक टूट चुका है, हर तरफ पानी पानी भर गया है। मैंने चिल्लाकर कहा, व्हील पकड़ो, और खुद हैच की तरफ दौड़ पड़ा। अंदर पहुंचा तो देखा लैरी और हर पागलों की तरफ पानी बाहर निकाल रहे थे। नाव के टूटे हुए लकड़ी के टुकड़े अजीब एंगल में लटके हुए थे। पूरा दाहिना हिस्सा अंदर की तरफ धंस चुका था। कपड़े, बर्तन, नक्शे, खाने के डब्बे, बच्चों के खिलौने सब गहरे पानी में तैर रहे थे। पूरा नजारा ऐसा लग रहा था जैसे कयामत का मंजर हो। मैं किसी तरह आधा तैरते हुए आधा घिसटते हुए बच्चों के केबिन तक पहुंचा। मैंने कांपती आवाज में पूछा, क्या तुम दोनों ठीक हो? ऊपर वाले बंक से आवाज आई, हाँ पापा हम ठीक हैं। लेकिन फिर शिव ने मासूमियत से कहा, बस मेरे सिर में थोड़ा दर्द हो रहा है। मैंने देखा उसकी आंखों के ऊपर एक बड़ा सा उभरा हुआ घाव था। मेरा दिल कांप उठा, लेकिन उस समय चिंता करने का वक्त नहीं था। मैं जल्दी से हथौड़ा, स्क्रू और कैनवास उठाकर वापस डेक पर चला गया। नाव का दाहिना हिस्सा बुरी तरह टूट चुका था। हर लहर के साथ अंदर पानी भरता जा रहा था। अगर मैं इसे जल्दी से ठीक नहीं करता तो हमारा डूबना तय था। किसी तरह मैंने कैनवास फैलाया और वाटरप्रूफ हैच कवर लगाकर बड़े बड़े छेदों को ढक दिया। थोड़ा बहुत पानी अब भी अंदर आ रहा था, लेकिन अधिकांश पानी अब किनारे की ओर मुड़ रहा था। जैसे ही एक समस्या हल हुई, दूसरी सामने आ गई। हमारे हाथ से चलने वाले पंप कबाड़ और टूटी फूटी चीजों से जाम हो रहे थे। इलेक्ट्रिक पंप तो शॉर्ट सर्किट हो गया। पानी का स्तर तेजी से बढ़ता जा रहा था। जब मैं फिर डेक पर आया तो एक और झटका लगा। हमारे 2 रिजर्व हाथ वाले पंप, फॉरेस्टे सेल, जीप, डिगिंज और मेन एंकर सब पानी में डूब चुकी थी। अब हालत सच में डरावने हो चुके थे। जिंदगी और मौत की जंग अब असली रूप में हमारे सामने थी। तभी मुझे याद आया, हमारे चार्ट रूम के फर्श के नीचे एक और इलेक्ट्रिक पंप था। मैंने उम्मीद और दुआ के साथ उसे बाहर निकालने वाले पाइप से जोड़ दिया और मेरी किस्मत ने साथ दिया, वो पंप चल पड़ा। उस रात हर पल जैसे एक सदियों लंबी सजा बन गई थी। कड़ाके की ठंड, अंधेरे का सन्नाटा, लगातार पानी बाहर निकालना, नाव को संभालना और रेडियो से मदद की गुहार लगाना। हम लगातार मेडे कॉल कर रहे थे, लेकिन इस वीरान समुद्री इलाके में कोई जवाब नहीं आ रहा था। इसी बीच मेरी नजर शिव पर पड़ी। उसका सिर डरावनी तरह से सूज चुका था। दोनों आंखें काले नीले निशान से भरी हुई थी और अब उसने अपना हाथ भी दिखाया जिसमें गहरी कट लगी थी। मैं सिहर उठा। मैंने उससे हैरान होकर पूछा, शिव तुमने पहले क्यों नहीं बताया? उस मासूम और बहादुर बच्ची का जवाब सुनकर मेरी आंखें भीग गईं। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी पापा, जब आप हम सबको बचाने की कोशिश कर रहे थे। 3 जनवरी की सुबह हुई। हम सबने लगभग 15 घंटे तक मौत से लड़ाई लड़ी थी। पानी का स्तर अब हमारी मेहनत से इतना कम हो गया था कि हम बारी बारी से 2-2 घंटे की नींद ले सकते थे। लेकिन असली खतरा अभी बाकी था। मैंने जहाज को नीचे से जांचा और मेरा दिल जैसे डूब गया। नाव के मुख्य फ्रेम जो पूरे जहाज को मजबूती देते हैं वो लगभग टूट चुके थे। नीचे की पूरी दीवारें सिर्फ कुछ अलमारियों के सहारे टिकी हुई थी। यानी हमारा वेव आकर अब बस किसी भी वक्त बिखर सकता था। हमें समझ आ गया था कि इस हालत में ऑस्ट्रेलिया तक का सफर नामुमकिन है। अब हमें किसी चमत्कार की जरूरत थी। मैंने नक्शा देखा और उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। कुछ 100 किलोमीटर पूर्व दिशा में 2 छोटे टापू थे। उनमें से एक का नाम था आइल एम्स्टर्डम, या एक फ्रेंच वैज्ञानिक केंद्र था। अगर हम वहां तक पहुंच जाएं तो शायद हमारी जान बच सकती थी। अब हमारी जिंदगी की आखिरी उम्मीद यही टापू थे, जो इस विशाल समंदर में बस बिंदु जैसे लगते थे। लेकिन अगर हवा और लहरें शांत नहीं हुई तो वहां तक पहुंचना नामुमकिन था। सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि हमारे इंजन भी अब काम नहीं कर रहे थे। 4 जनवरी को 36 घंटे लगातार पंपिंग के बाद आखिरकार हमने पानी का स्तर कुछ सेंटीमीटर तक कम कर लिया। अब बस पानी को अंदर आने से रोकते रहना था। हमारी मेन मस्तूल इतनी बुरी तरह टूट चुकी थी कि उस पर पाल नहीं चढ़ा सकते थे। अगर दबाव पड़ता तो पूरा जहाज टूटकर बिखर जाता। इसलिए हमने स्टॉर्म जीप चढ़ाया और उस दिशा में बढ़ चले जहां मुझे उम्मीद थी कि वो 2 टापू होंगे। मैरी को कुछ कार्न बीफ और क्रैकर बिस्किट मिले और हमने लगभग 2 दिनों में अपना पहला भोजन खाया। लेकिन हमारी राहत ज्यादा देर तक नहीं रही। शाम के 4 बजे थे। आसमान में फिर से काले बादल गिरने लगे थे और 1 घंटे के अंदर हवा की रफ्तार फिर से 40 नॉट हो गई। लहरें फिर से ऊंची उठने लगी। 5 जनवरी की सुबह तक हमारी हालत फिर से बेहद नाजुक हो चुकी थी।
अब सवाल बस यही था, क्या हम इन लहरों से लड़कर उन टापुओं तक जिंदा पहुंच पाएंगे? जब मैं बच्चों को सांत्वना देने के लिए अंदर गया तो जान ने मासूमियत से पूछा, डैडी क्या हम मरने वाले हैं? मेरे पास कोई जवाब नहीं था जो उनके डर को पूरी तरह मिटा सके। फिर उसने कहा, डैडी अगर हम सब एक साथ रहेंगे, आप, मम्मी, शिव और मैं, तो हमें मरने से डर नहीं लगता। उस पल मेरे दिल में जैसे कोई चिंगारी जल उठी। मैंने मन ही मन ठान लिया, अब मैं इस समंदर से, इस तूफान से आखिरी सांस तक लड़ूंगा। मैंने एक तरकीब निकाली। जहाज के उस हिस्से को जो सबसे कमजोर था, लहरों से बचाने के लिए मैंने जहाज को एक खास एंगल पर मोड़ दिया ताकि तूफानी लहरें उस मजबूत हिस्से से टकराएं। एक बड़ा सा नायलॉन रस्सी और 2 प्लास्टिक के ड्रम्स को मिलाकर एक समुद्री एंकर तैयार किया ताकि जहाज को स्थिर रखा जा सके। उस शाम मैरी और मैं दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े बैठे थे। हर लहर के साथ जहाज में और पानी भरता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि अब अंत करीब है, लेकिन हमारा वीर वाकर उस भीषण तूफान को पार कर लिया। 6 जनवरी की सुबह हवा कुछ कम हुई तो मैंने उम्मीद के साथ अपना सेक टेंट उठाया, क्योंकि मुझे अभी यकीन था कि हमारी मंजिल कहीं पास ही है। चार्ट रूम में वापस आकर मैंने हवा की गति, रास्ते में बदलाव, बहाव और धारा पर काम किया ताकि हमारी स्थिति का पता लगाया जा सके। मैं बस इतना ही पता लगा सका कि हम 1.5 लाख किलोमीटर पहले इस अथाह समुद्र में कहीं 65 किलोमीटर चौड़े द्वीप की तलाश कर रहे थे। जब मैं उम्मीद और अनिश्चितता के बीच उलझा हुआ था, तभी धीरे धीरे दर्द से कराती हुई शिव मेरे पास आई। उसके सिर का बायां हिस्सा अब बहुत सूजा हुआ था और उसकी काली आंखें सिकुड़कर पतली हो गई थी। उसने मुझे एक कार्ड दिया जो उसने अपने हाथों से बनाया था। कार्ड के बाहर लिखा था, यह कुछ मजेदार लोग हैं, क्या इन्होंने आपको हंसाया? मैं भी बहुत हंसी। और कार्ड के अंदर लिखा था, ओह मैं आप दोनों से कितना प्यार करती हूँ। यह कार्ड सिर्फ आपको शुक्रिया कहने के लिए है और इस उम्मीद के लिए कि सब कुछ अच्छा होगा। उस पर मेरे दिल में एक नई ताकत भर गई। मैंने मन ही मन कहा, अब तो हमें जीना ही होगा, अब तो हमें बचना ही होगा, अपने बच्चों के लिए, अपने सपनों के लिए और इस प्यार के लिए। मैंने अपने सारे कैलकुलेशन चेक किए, फिर से देखे, फिर से गिनती की। हमारा मेन कंपास तो पहले ही समंदर की फेर चढ़ चुका था। अब सिर्फ एक स्फीयर कंपास था, वो भी बिना किसी सही मैग्नेटिक सेटिंग के। मैंने मैग्नेटिक वेरिएशन का अंदाजा लगाया, इंडियन ओशन के वेस्टर्ली करंट्स का असर भी गिना। हर तरफ बस एक ही खामोश दुआ थी, बस अब गलती न हो। दोपहर के करीब 2 बजे मैं डेक पर गया। मैंने लैरी से कहा, स्टीयर 185 डिग्री की दिशा में करो। फिर उसकी तरफ देखा और विश्वास के साथ कहा, अगर किस्मत ने साथ दिया तो शाम 5 बजे हमें वो टापू दिख जाएगा। अंदर से डर तो बहुत था, पर इस वक्त डर दिखाना मना था। यहाँ सिर्फ उम्मीद ही जिंदा रख सकती थी। देन विद अ हैवी हार्ट मैं नीचे केबिन में गया, अपनी बर्थ पर चढ़ा और हैरानी की बात यह थी कि थोड़ी ही देर में मुझे नींद आ गई। जब आंख खोली शाम के 6 बज चुके थे, अंधेरा गहराने लगा था। मुझे यकीन हो गया कि हम टापू को पीछे छोड़ चुके हैं। अब पश्चिमी हवा में वापस लौटना नामुमकिन था। उसी पल मेरे बंक के पास एक उलझा हुआ सिर दिखाई दिया। अचानक एक प्यारी सी आवाज आई, डैडी कैन आई हैव हग? मैंने चौंक कर देखा, जोनाथन मेरे बंक के पास खड़ा था। उसके पीछे शिव भी खड़ी थी। आज अचानक ये हग क्यों? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। जवाब ने दिल पिघला दिया, बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन। मैं मुस्कुरा ही रहा था कि शिव बोली, यू फाउंड द आइलैंड। व्हाट? मैंने झट से पूछा। दोनों बच्चों की आवाज एक साथ गूंजी, इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, एज बिग एज अ बैटल शिप। मैं भागकर डेक पर गया और सामने काले पत्थर से बना एक वीरान सा टापू, आइल एम्स्टर्डम। मुझे आज तक कोई जगह इतनी खूबसूरत नहीं लगी थी। ना हरियाली, ना पेड़, ना फूल, बस एक सोना सा ज्वालामुखी टापू, मगर मेरे लिए द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड। अगली सुबह हमने टापू के किनारे लंगर डाल दिया। सुबह होते ही उस टापू के 28 लोग खुशी से झूमते हुए हमारी मदद के लिए आगे आए और तालियों की गूंज के साथ हमें किनारे तक ले आए। जब मेरे कदम फिर से धरती पर पड़े, मेरे दिल और दिमाग में बस एक ही चीज थी, उन लोगों की याद जिन्होंने इस कठिन से कठिन हालत में भी हिम्मत और उम्मीद नहीं छोड़ी थी। मैंने सोचा लैरी और हर्ब के बारे में, जिन्होंने खतरे के साये में भी मुस्कान और विश्वास नहीं खोया। मैंने सोचा मैरी के बारे में, जो घंटों तक बिना थके हमारी नाव को संभालती रही। लेकिन सबसे ज्यादा मेरा दिल भर आया एक 7 साल की नन्ही सी बच्ची के लिए, जिसने अपना दर्द छुपा लिया था ताकि उसके माता पिता परेशान न हो, जिसके सिर की चोट को ठीक करने के लिए बाद में 6 ऑपरेशन करने पड़े, और एक 6 साल के बहादुर बच्चे के लिए जो मौत से नहीं डरता था, बस यही चाहता था कि अगर मरना भी पड़े तो अपने माँ बाप और बहन के साथ रहकर। ये कहानी सिर्फ तूफानों से लड़ने की नहीं है, ये कहानी है हिम्मत की, प्यार की और उस इंसानी जज्बे की जो हर मुश्किल को हरा सकता है। यह कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू।